So while to perform antibiotic sensitivity test, use of PVR 322 as a vector, having two types of selectable marker. The blue color represents ampicillin resistant and the red color represents tetracycline resistant. And when we go for ligation, तो लाइगेशन एक्ट में रिस्पेक्टिव दो तरह से लाइगेशन होगा, एक जिसमें प्लाज्मिड रीसर्कुलराइज कर जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और दिस इज द सो कॉल्ड एफडीएनए कंटेनिंग. And then when they are being just simply introduced in host, such a vector solution being introduced into the host, what is expected? So this is the non-transformant, and these two are the transformant with non-recombinant and recombinant forms. Now, how to establish this difference? And we want the transformant recombinant form. So the procedure in the laboratory is in a respective growth plate, colonies of bacteria are being allowed to grow, and step 1, through replica transfer, है ना, रेप्लिका ट्रांसफर उनको एक ऐसे ग्रोथ प्लेट में ट्रांसफर किया जाता है विच इज एम्पिसिलिन ग्रोथ प्लेट. है ना, पूरा का पूरा ट्रांसफर किया जाता है. एंड व्हेन दे ग्रो, तो ये वही व्यू है जो यहाँ पर बताया गया है, बट जो कलर प्रेजेंटेशन यहाँ हो रहा है लैब में तो ये समझ में नहीं आएगा. हेंस द सिलेक्टेबल मार्कर्स प्ले द रोल, क्योंकि हम जिस ग्रोथ प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब एम्पिसिलिन के वजह से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी जो बैक्टीरियल कॉलोनी 1, 2, 3 ये कुछ समय बाद इस पे ग्रो नहीं करेगा.
it will disappear. So what is left is all about transformants. क्या left out हो जाएंगे? With non recombinant and recombinant. लेकिन अब पता कैसे चलेगा? So we go for that step 2. Again we will do the replica transfer of ampicillin growth plate on tetracycline growth plate. तो रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों यहां मूव कर जाएंगे, लेकिन आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड अगेन कॉलोनी नंबर 3 विल डिसअपियर. यानी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट था वो इस ग्रोथ प्लेट पे डिसअपियर हो जाएगा. तो उसका कारण क्या है कि एफडीएनए लगने की वजह से, दिस इज एन अगेन एग्जांपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. एफडीएनए यहां लग जाने की वजह से सो कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनमें इनएक्टिव हो चुका है, एब्सेंट है. तो रिजल्टेंट ये ग्रो नहीं करेगा. देन द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी कि वी रिकवर recombinant transformant from, ठीक है, we recover recombinant transformant from ampicillin plate. कौन सा प्लेट? पता चलेगा टेट्रासाइक्लिन ग्रोथ प्लेट पे, लेकिन उसको रिकवर आगे रिएक्शन और प्रोसेस को कैरी करने के लिए हम उसको रिकवर कहां से करते हैं? एम्पिसिलिन ग्रोथ प्लेट से. ये सबको आया समझ में एवरीवन? बट द थिंग्स कैन गो ऑपोजिट. अगर हम अपना एफडीएनए एम्पिसिलिन, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मान के चलिए पीबीआर 322 यूज करते हुए एफडीएनए को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर लाइगेट किया गया है. तो बताइए पहला ग्रोथ प्लेट कौन सा यूज होगा? एम्पिसिलिन ग्रोथ प्लेट ओनली, टेट्रासाइक्लिन ग्रोथ प्लेट ओनली, ग्रोथ प्लेट कंटेनिंग बोथ एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन. आया सबको समझ में? या नन ऑफ द अबव, या कोई और ग्रोथ प्लेट, सिंपल ग्रोथ प्लेट? तो आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन. कौन सा ग्रोथ प्लेट? क्योंकि तब हमें हमारा रिकॉम्बिनेंट किस ग्रोथ प्लेट से मिलेगा? टेट्रासाइक्लिन ग्रोथ प्लेट से पता चलेगा. किससे पता चलेगा? सॉरी, रिकवर करेंगे और पता किस पे चलेगा? एम्पिसिलिन ग्रोथ प्लेट पे. सबको ये स्टेटमेंट आया अच्छे से समझ में? मतलब इस पूरे डिस्कशन में यही समझने वाली बात थी एवरीवन. तो इसको नोट डाउन कर लिया सबने? फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, टेक्निक्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. ये कलर प्रेजेंटेशन शो कर रहा है इन जीन्स को, जो शुरू से मैं मेंटेन करके यहां पर चल रहा था इंडेक्स में, है ना, उसको एग्जिबिट करता हुआ ये कॉलोनी के कलर्स.
in vitro technique of separating the DNA as in gene of interest from a genomic DNA. एक ऐसा फिजियो है ना, बाय फिजियो केमिकल मेथड, है ना, बिल्कुल सेपरेट करना विथ, है ना, मेथड विथ प्यूरिटी, with purity, that's called DNA isolation. And the promising tool used in the technique is lysing enzymes. And those lysing enzymes, they themselves depends on the host cells कैसे होंगे, enzymes उसी तरह से रहेंगे if it is a animal cell or so called plant, fungus or bacteria. प्रोटीएज प्लस लिपेज, प्लांट्स के लिए सेलुलेज, फंगस के लिए काइटिनेज. So completely laboratory technique of simply separating DNA as gene of interest from a genomic DNA, एक physiochemical method से with purity. तो व्हाट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी, वही मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. फाइनली टूल इसमें जो इस्तेमाल होगा, लाइजिंग एंजाइम्स. ये स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है कि पूरे डीएनए आइसोलेशन में जब एंजाइम्स अवेलेबल है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो लाइटिक एंजाइम इस्तेमाल होता है वो सिर्फ कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को, है ना, तोड़ देते हैं वो, लेकिन अल्टीमेटली वो मिक्सचर जो है रह जाता है. तो द प्रिंसिपल इज टू ऑब्टेन डीएनए सोर्स. एफडीएनए तो उससे निकालेंगे हम, लेकिन जो डीएनए सोर्स है, टू ऑब्टेन डीएनए सोर्स एज अ होल जीनोम, पूरा जीनोम को एक डीएनए सोर्स की तरह जो ऑब्टेन करते हैं, टू ऑब्टेन डीएनए सोर्स एज अ होल जीनोम विथ प्यूरिटी फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज, फ्रॉम द. केमिस्ट्री में आप जिस तरह से मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शंस ऑफ ओर पढ़ते हैं, तो प्योर मेटल को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट देते 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 तब जाकर, है ना, ब्लास्ट फर्नेस में मेटलर्जिकल प्रोसेस अलग अलग तरीके से, उसमें से हमें प्योर एलिमेंट, मेटालिक एलिमेंट बाहर मिलता है. तो उसी तरह से जिस डीएनए को हमें लेबोरेटरी में हैंडल करना है और उससे हमें अपने डिजायर फंक्शंस लेने हैं, अगर उसके साथ वो प्योरली नहीं मौजूद होता है. अब व्हाट इज द प्रिंसिपल, बेसिकली नेचर में हुएवर द होस्ट एज अ डोनर ऑफ अवर एफडीएनए, ये रहा जेनेटिक मटेरियल. और जैसा कि आप शुरू से जानते हैं, बेसिक स्टेप्स में बताया गया था कि ये रहा हमारा साथ में ये सीक्वेंस एफडीएनए, लेकिन ये इसका ही हिस्सा है. लेकिन इसके साथ डीएनए जो है क्रोमैटिन फॉर्म में रहता है, लेकिन अंदर बाइंडिंग प्रोटीन्स रहते हैं, हिस्टोन या इवन हेट्रोजेनस आरएनए. कैसा आरएनए, जिसकी बाद में बाहर स्प्लाइसिंग होगा, तब जाके उसका ट्रांसलेशन होगा. यस और नो. जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी का प्रोडक्ट है, तो कुछ ना कुछ एक सेल के अंदर हमेशा जेनेटिक मटेरियल का कुछ ना कुछ हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है और उसके रिजल्टेंट हेट्रोजेनस
HNRNA वहां अटैच रहता है सेगमेंट, ये रहे हिस्टोन एंड अदर प्रोटीन्स, सब रहते हैं एंटेंगल्ड, और बाकी रेस्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के दूसरे एलिमेंट्स, तो दोज आर द इम्प्यूरिटीज. नाउ दिस इज द प्रिंसिपल. और प्यूरिटी हमें किस में लाना है? इन फ्रैगमेंट्स में. दैट इज द क्रोमैटिन थ्रेड, डीएनए थ्रेड फॉर्म में क्रोमैटिन जो मौजूद है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है. दैट्स द फिजिकल टेक्निक कॉल्ड डीएनए आइसोलेशन, जैसा कि डेफिनेशन लिखवाया गया. सो नेक्स्ट द प्रोमिसिंग पॉइंट ओवर हियर फॉर क्वेश्चन मेकिंग इज कि जिन एंजाइम्स का हमें अवेलेबिलिटी और उनका इस्तेमाल से हम इसको कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्यूरिटी, एंजाइम्स ओनली हेल्प टू गेट इनटू द कोर कंटेंट, तोड़ते हुए सारे बैरियर्स को कोर कंटेंट तक पहुंचने में हेल्प करता है. बट एंजाइम एक्शन डजंट गिव्स प्यूरिटी. डजंट गिव्स प्यूरिटी, कम्स बाय अदर टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ये तो केमिकल एक्टिविटी था, दो टर्म्स यहां इस्तेमाल हुए. एंजाइमेटिक एक्शन वाज अ केमिकल एक्शन, ब्रेक डाउन एक्शन है ना, बीइंग एंजाइम्स वो अपना काम कर रहे हैं. बट व्हाट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस? सो द प्रोसीजर यानी प्रोटोकॉल ऑफ परफॉर्मिंग डीएनए आइसोलेशन इज, ये रहा डीएनए सैंपल, सॉरी होस्ट सैंपल न्यूक्लियस के साथ, सब्जेक्टेड टू एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट यानी लाइजिंग. अब सब ऐसे टुकड़े हो गए अंदर सारे सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ, डेब्रीज, सेल पैलेट्स, सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन. सब्जेक्टेड टू, ये वो फिजिकल स्टेप है. तो दो कारण है सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल करना, प्यूरिटी अचीव करना, और दूसरी बात यह है कि एंजाइम्स का कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि दे आर कॉस्टली, दे आर, एंजाइम्स आर कॉस्टली, तो इनका इस्तेमाल होता है बट जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े. बाकी बस तोड़ दे एक बार, प्यूरिटी हम बाकी प्रोसेस से गेन कर लेंगे. तो द प्रोसेस ऑफ या प्रोटोकॉल ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर इज सब्जेक्टेड टू एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, लाइजिंग, फॉलोड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अलग अलग सेडिमेंट्स में तो बल्क डीएनए नीचे पड़ा हुआ है, बाकी सारे सेलुलर कंपोनेंट्स और सब चीजें जो है अलग अलग लेयर्स में ऊपर जम गए. तो इनको कैसे फिजिकली डिकेंटेशन कैसे निकाल देते हैं? ठीक है, ऊपर आ गया, बफर से फेंक देते, उसके साथ चला जाता है. ऐसे 3-4 बार कर करके फिर जो और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. फाइनली अब बफर, प्योर बफर मतलब फिर से फ्रेश बफर में उसको ट्रांसफर करके, अभी ये ऐसा नीचे रहता है. तो व्हाट आर दी स्टेप्स? स्टेप 1 enzymatic treatment, step 2 centrifugation, number 3 decantation. The fourth step is adding chilled ethanol, adding, और इसके ऐड करते से ये जो नीचे पड़ा रहता है उसको डायरेक्टली इसलिए नहीं निकालते, क्यों? क्योंकि आसपास जो है यहाँ पर सारे इम्प्यूरिटीज, भले ही हमने कितना भी प्रोसेस निकाला होगा वो सब मौजूद होगा, तो उन सबको क्लीन करके वो सस्पेंड हो जाता है. इस तरह से है ना, डीएनए लूप की तरह सस्पेंड रहता है. तो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा फोटोग्राफ में एक वाइट कफ लाइक पैचेस दिया हुआ है ना, डीएनए एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसे. क्या कहते हैं? वो एक्चुअल डीएनए नहीं है, वो डीएनए एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर डीएनए मौजूद है. तो चिल्ड इथेनॉल से ट्रीटमेंट के बाद वो इस तरह से होगा, एंड देयर आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड टू है ना, बिना इसको टच के इधर उधर सीधा ऐसे पुश करेंगे बफर के अंदर, ये अंदर यहाँ रहेगा, और उसको उसके एंड पे, ठीक है, कलेक्ट करते हुए ऐसे आ रहा है समझ में, इसको ऐसे रोटेट करते हुए सीधा रखा और फिर रोटेट करते हुए सीधा निकाल दिया. दिस एक्शन इज कॉल्ड एज स्पूलिंग.
So right from day one of the chapter, after defining the traditional science, कैसे बायोटेक शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या था, और later on कार्ल एरिकी, the person who has given for the first time the term biotech, हंगेरियन इंजीनियर है, साइंटिस्ट से वर्किंग ऑन पिग फार्मिंग और टेक्नोलॉजी पे, तो ही हैज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म बायोटेक। तो मॉडर्न बायोटेक और ट्रेडिशनल हमारा साइंस, ओल्ड बायोटेक, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरह से चैप्टर शुरू हुआ। कैसे एक मल्टीफेसेटेड सब्जेक्ट था ये बायोटेक, कैसे ये अलग अलग स्पीयर ऑफ लाइन से अलग अलग लोगों को इनवाइट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, सारे शुरुआती एस्पेक्ट्स। और एनसीईआरटी अपनी बात इसी तरह का एक्सप्लेनेशन कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक से शुरू करता है। यस और नो? सो उसमें ट्रेडिशनल साइंस में हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड डिजायरेबल अनडिजायरेबल जीन्स का जो है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। सुपीरियर ब्रीड बन तो जाता है विद 60-40% रेशियो, बट स्टिल वी हैव दोज अनडिजायरेबल जीन्स। और इंसान का डिजायर है कि सो कॉल्ड जो हमारा जीएमओ होगा और जो भी हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है उसको प्यूरिटी से गेन करना, तब जाके उसको ऐसा हैंडल करेंगे कि उससे मिला हुआ प्रोडक्ट भी हमारा प्यूरिटी के साथ हमें मिले। क्लियर? तो फाइनली biotech has come into existence, but like every science, it's a promising science, technology based, तो definitely इसके tools और set protocols of working होंगे laboratory condition में, code of conduct जिसको कहते हैं, तो what they are. So then soon we have turned with our major topics of the gist of the chapter, tools of biotech. एनसीईआरटी में तो दो ही tools समझ में आए, indeed one tool, enzymes, वो भी तीन तरह के, ligase, restriction enzyme and lysing enzymes, and लेकिन if we strictly discuss, then it's fDNA, host, enzymes and vectors. fDNA क्या है, कैसे क्या, सब बताया, होस्ट की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सब कुछ देखने के बाद देन वी हैव पीप इनटू लास्ट क्लासेस से जो हम देख रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, स्पेशली एंजाइम्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइजिंग एंजाइम्स, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, है ना, लाइगेज और क्लीविंग एंजाइम्स खुद दो तरह के, न्यूक्लियसेस कॉल्ड एंडो एंड एक्सो। एक्सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो तो डीएनए रिपेयर सिस्टम का हिस्सा है। एंडो में भी दो तरह के, स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो तो टैग करने में ही हेल्प नहीं करेगा, बचता है स्पेसिफिक, लेकिन वो खुद तीन तरह के, टाइप 1, टाइप 2। अब ये आपको एक तरह से इस तरह से मगअप होना चाहिए, वन आफ्टर द अदर, एंड देन यू गो इनटू द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स। तो ये सारे एस्पेक्ट्स देखने के बाद आज का क्लास उसी की कंटिन्यूटी में था कि व्हाट इज एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाउ कॉल्ड, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन सिस्टम, वार्नर आर्बर ने क्या एक्चुअली, क्योंकि नेचर में जिन एंजाइम्स को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो पहले से ही मौजूद है, विद अनदर इंटेंशन ऑफ ऑफरिंग इम्यून मैकेनिज्म टू द बैक्टीरियल सेल्स। यस और नो? सो देन उसके जो भी वो एस्पेक्ट्स थे वो सब बताने के बाद फाइनली आज आपने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, कैसे वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की पहचान करता है, कैसे कट्स बनाता है, और रेस्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट्स जो सामने आए। देन वी मूव टू द नेक्स्ट हैंडलिंग टूल, दैट इज वेक्टर्स। आज का क्लास पूरा वेक्टर्स पे डेडिकेटेड था, और स्पेशली दो तरह के आर्टिफिशियल वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज अलोंग विद प्लाज्मिड एंड रेट्रोवायरसेस बैक्टीरियोफेजेस, क्योंकि उनको डिसार्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्योंकि नेचर में जो उनका एक्शन है वो तो उनके खुद के लिए है और उससे वो नुकसान ही पहुंचाते हैं दूसरे होस्ट बॉडी को, लेकिन जब हम उसको लेबोरेटरी में ट्रेंड कर देते हैं, ट्रिम्ड कर देते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं, डिसआर्मिंग कहते हैं, तब वो एक वेक्टर की तरह प्योरली हमारे हैंडल में काम करेगा। तो वो हमने आज देखा, और पीबीआर और पीयूसी का नेचर, और दोनों को किस तरह से डिजाइन किया गया है कि दो तरह के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक को ब्लू व्हाइट कॉलोनी मेथड टेस्ट, दूसरे को एंटीबायोटिक, है ना। अभी ब्रेक के बाद मैंने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट बताया, सबको क्लियर है वो? तो उसके साथ हमारा डिस्कशन ऑन टूल्स खत्म होता है। टेक्निक्स, देयर आर 6 प्रोमिनेंट स्टेप वाइज टेक्निक्स: आइसोलेशन, restriction digestion, gel electrophoresis, ligation, rDNA introduction, वो भी वेक्टर मीडिएटेड और वेक्टरलेस, एंड द सिक्स्थ इज स्क्रीनिंग। कैसे करते हैं वो आज हमने देख लिया। अब बचे 5 स्टेप्स में से मैंने आपको जो है एक स्टेप बताया, डीएनए आइसोलेशन। यहां तक क्लियर है? इसका कंसेप्ट समझ में आया कि क्या प्रिंसिपल था, क्या टूल था, और फाइनली व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा वो आंसर रहेगा। और स्पूलिंग का मतलब सबको समझ में आया, एवरीवन?
Cleaving action by using restriction enzymes on a DNA sequence to obtain fDNA. That what we call restriction digestion. And unlike the step of isolation, the tool over here is used type 2 restriction specific endonuclease. एक तरह का क्लीविंग एंजाइम्स, वो भी एंडोन्यूक्लियस, जो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करते हुए कट, रेस्ट्रिक्शन मतलब कट कर देने की एबिलिटी, और वो है टाइप 2. So that's the tool utilized in the step. Note, same restriction enzyme is utilized for both fDNA and vector DNA cut. किसी भी आरडीएनए को बनाने के लिए जो लाइगेशन स्टेप है, उसमें एंटर करने से पहले रिस्पेक्टिव वेक्टर डीएनए और एफडीएनए को जो है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, टू मेंटेन इन लाइगेशन. जब उनको जोड़ा जाएगा, स्प्लाइसिंग की जाएगी. लाइगेशन को स्प्लाइसिंग कहते ही इसलिए कि जो आरडीएनए कंस्ट्रक्ट होगा उसमें इंट्रॉन्स नहीं होंगे. क्या नहीं होंगे? सिर्फ एक्सॉन सीक्वेंस होगा. सो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जो नोट पे मैंने आपको लिखवाया है. ये रहा जीनोमिक डीएनए सैंपल और ये रहा प्लाज्मिड डीएनए, वेक्टर डीएनए. दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है, लेकिन इसी स्टेप में और एक एंजाइम एडिशनली यूज होता है ऑन प्लाज्मिड सैंपल, नॉट ऑन जीनोमिक, only on plasmid DNA sample, and that characteristic enzyme is nothing but simply alkaline. तो ये बात ऐसा क्यों जोर दे के बता रहा हूँ? क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? सपोज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या ऐड नहीं होता? एल्कलाइन फॉस्फेटेज. तो आगे चल के क्या हो गए? सारे नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स बनेंगे. क्या बन जाएंगे? यानी आरडीए किस स्टेप को दिक्कत आएगी? क्वेश्चंस किस तरह से लॉजिकली बनते हैं? आरडीएनए इंटरसेक्शन में दिक्कत आएगी, या स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग ही कुछ नहीं हो पाएगा? सबको आया समझ में? सभी एक, अब आप पढ़ रखा है, क्या होगा? सभी ग्रो कर जाएंगे क्योंकि सबके पास दोनों ही जीन है. एम्पिसिलिन पे भी पूरे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा. सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? तो वही बात है ना, कुछ बातें हैं समझ लेना पड़ता है. पढ़ा तो दिया गया है, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्या लिखा है इतने से पैराग्राफ में, ये रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऐसा होता है. बट क्वेश्चन मेकिंग पे जब आते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? और ये आज आपने क्या सीखा फिर, और इसको क्यों ऐड किया जाता है? ये तो अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या वो एंजाइम है और उसको कब और क्यों ऐड किया जाता है. लेकिन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन रिवर्स में बनता है ना, मतलब कन्वर्स क्वेश्चंस. सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? एवरीवन? सो दैट्स ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, है ना. और इसके आगे अब जेल इलेक्ट्रोलाइट नीड्स एंड 45 मिनट्स एक्सप्लेनेशन. तो अब मतलब यहाँ से मैं अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ब्रेक नहीं दे सकते उस एक्सप्लेनेशन को. सबको आ रहा है समझ में?
तो यहाँ तक मैंने आज टेक्निक्स में 5 टेक्निक्स पढ़ने, उनमें से 2 टेक्निक आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे जो हम पढ़ेंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड वी विल कवर द चैप्टर।